नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर्स बूस्टर बाय पीटी एजुकेशन में सीजन 2 सेशन 36। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सबकी तबीयत एकदम ठीक है, आप प्रसन्न चित्त हैं, खुश हैं, आपको समय मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए। बिल्कुल भी दुखी और निराश नहीं होना है, पॉजिटिव रहिए, दिस टू शैल पास। अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है। तो प्यारे साथियों, 3 मई के बाद 14 दिन और आपको घरों के भीतर ही रहना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको घरों से ही काम करना है, इन केस यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, अदरवाइज नॉट। एंड अलग अलग ग्रीन जोन वगैरह के हिसाब से रिलैक्सेशंस तो मिलना शुरू हो जाएंगे, बट वी विल बी लॉक्ड डाउन फॉर अनदर 2 वीक्स। ये भारत सरकार का अभी 5 मिनट पहले का निर्णय घोषित हुआ है। करेंगे बात उसके ऊपर भी सेशन 36 में। बाबा जी से मिलते हैं सबसे पहले। टेकिंग चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर पेरेंट्स। प्यारे दोस्तों, कई बच्चे अक्सर हमसे पूछते हैं कि सर हम किस तरह से अपने माता पिता के प्रति अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। मेरा हमेशा एक ही जवाब होता है, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अब कई बच्चों को करंट लगता है ये सुन के, सर टेकिंग चार्ज ऑफ आवर लाइफ। हमारी सोसाइटी में नॉर्मली इस तरह की बातें ठीक भी नहीं समझी जाती हैं कि व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो जाए, खुद की जिम्मेदारी। हम हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों पे। लेकिन सच्चे अर्थों में अगर माँ बाप को खुश देखना है तो आप अपनी जिम्मेदारी खुद ले लो। सुबह 6 बजे अगर पढ़ाई करने के लिए उठना है तो खुद का अलार्म लगाइए, खुद उठिए, मम्मी को मत बोल के सोइए। अपनी गाड़ी, अपनी साइकिल, अपना 2 व्हीलर, अपना 4 व्हीलर खुद धोइए, खुद साफ कीजिए। खुद अपना खाना पकाइए और खाइए, अपना टॉयलेट खुद साफ कीजिए। बेसिकली टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, बिकॉज द डे यू डू दैट यू हैव स्टूड ऑन योर ओन लेग्स। और बस वही माता पिता को, कभी भी किसी भी माता पिता को हमेशा यही चाहिए कि बच्चा या बच्ची इंडिपेंडेंट हो जाए। दिल में तो ख्वाहिश वही होती है। जरूरी नहीं कि माता पिता वैसे बोले। तो बाबा जी का ज्ञान ये था आज का, टेकिंग चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर पेरेंट। क्या आप एग्री करते हैं? हो सकता है आप एग्री ना भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपका व्यू हमें जरूर बताएं, कमेंट थ्रेड में लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आइए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आपका स्वागत है पीटी आईएएस एकेडमी के बहुत ही शानदार प्रोग्राम्स में। जानकारी लीजिए हमारी टीम से। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेस उपलब्ध हैं। हमने आपके लिए कुछ ऑफर्स अनाउंस किए थे, यू कैन गो अहेड एंड अवेल ऑफ देम। प्यारे साथियों, तो कहानी यह है कि विश्व भर में 32 लाख लोग आज की तिथि में इन्फेक्टेड हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2,30,000 लोग मारे जा चुके हैं और अमेरिका में यह आंकड़ा 10 लाख और 61,000 का हो चुका है। दिस इज एन अनबिलीवेबल फिगर। यह बिल्कुल यकीन के बाहर हो चुकी है बात। जिस तरह से चीजें अमेरिका में कंट्रोल के बाहर चली गई हैं, उससे 4-5 बहुत बड़े फैक्टर्स अब बिल्कुल खुल के दुनिया के सामने आ गए हैं। Ineffective leadership of Donald Trump, the broken medical healthcare system, tremendous political factionalism between the Democrats and the Republicans, the citizens' lack of desire to understand the need to stay in a lockdown, ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप को ही जिम्मेदारी लेनी होगी। अब जिम्मेदारी क्या, 61,000 लोग तो मारे गए और ये आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा। कहीं 1 लाख को टच ना कर जाए, ये एक अनबिलीवेबल फिगर होगा। एनीवे, तो प्यारे साथियों, ये तो विश्व की स्थिति है। भारत फिलहाल अगर कंपैरेटिव पैरामीटर्स पे देखें तो यूरोप से थोड़ा बेहतर कर रहा है। 1000 मौतें हुई थी तो कितने केसेस थे? भारत में जब 1000 मौतें हुई हैं तो 31,000 इन्फेक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं। जर्मनी में उस वक्त 80,000, यूएस में 70,000 थे। तो उस हिसाब से भारत थोड़ा सा बेहतर कर रहा है और करंट डबलिंग रेट 11 दिन हो गया है। तो ये कुछ पॉजिटिव फिगर्स हैं। तो फिर सरकार ने 2 हफ्ता क्यों लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया? क्योंकि शायद सरकार उसको जड़ से ही वायरस को खत्म कर देना चाहती है। शायद सरकार का संपूर्ण एग्जिट प्लान अभी तैयार ही नहीं है। बहुत सारे कारण होते हैं। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिएगा, भारत सरकार को भी अच्छे से पता है दैट एवरी डे ऑफ लॉकडाउन इज कॉस्टिंग द गवर्नमेंट, दैट इज कॉस्टिंग द जीडीपी ऑफ इंडिया टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज। मतलब मिनिमम 30 से 40,000 करोड़ का नुकसान एक दिन में हो रहा है जीडीपी के नष्ट होने से। मैक्सिमम 1 लाख करोड़ तक का होता है अगर आप वैसिली लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल को देखते हैं तो 2 हफ्ता और बढ़ेगा। मतलब इस साल भारत का जीडीपी 5, 7, 8, 10% से पूरा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। याद रखिएगा, सब कुछ ओपन होने के बाद भी कोई व्यवस्था 100% पे थोड़ी आएगी। 50, 55, 60, 65% पर आएगी और वो गति काफी धीमी रहने वाली है अगले 1 साल। तो इकोनॉमी की हालत काफी दयनीय रहेगी, ये सरकार को पता है
और उसके बाद 2 हफ्ते का लॉकडाउन, मतलब इंटरनल फिगर्स जो सरकार के पास होंगे वो चिंताजनक तो होंगे ही होंगे। आपको बात समझ में आ गई? प्यारे दोस्तों, 30,000 का आंकड़ा भारत में पार हो गया। फर्टिलिटी रेट भारत बहुत कम रिपोर्ट कर रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। प्रतिशत में 3.3% है। यूके में 15.7% रही। बेहद खराब लीडरशिप का नतीजा आपके सामने ही है। हर्ड इम्यूनिटी बनाने निकले थे बोरिस जॉनसन साहब। एंड इंडिया सीमिंगली बेटर देन अदर्स। ग्रोथ रेट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जैसा मैंने कहा, क्योंकि हम अभी इस चक्रव्यूह के बीच में फंसे पड़े हैं, इस आग के बीच में है, हम 30 दिसंबर 31 दिसंबर तक अब वेट करेंगे और देखेंगे नंबर्स कैसे इवॉल्व होते हैं, क्योंकि अभी इस खेल के बहुत सारे अध्याय आना बाकी हैं। ध्यान रखिएगा हमारी बात। तो प्यारे दोस्तों, 2 सवाल आपको दे रहे हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन कंटेनिंग द वायरस पैंडेमिक वीजा वी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और दूसरा सवाल, व्हाट डज द डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट इन न्यू इन्फेक्शंस ट्रूली इंडिकेट। प्यारे साथियों, अब खुलकर मांग आने लग गई है अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से कि भैया भारत सरकार को नोट छाप के अर्थव्यवस्था को बचाने का अब तैयारी कर लेनी चाहिए, नहीं तो बहुत देर ना हो जाए। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। अब क्या करें, बॉलीवुड ने इतने अच्छे गाने दिए तो कहीं ना कहीं तो फिट करना पड़ेंगे ना, गाने वेस्ट हो जाएंगे। वेरियस सेक्शंस नीड अ ह्यूज फिस्कल स्टिमुलस एंड सपोर्ट राइट नाउ। अब प्रिंटिंग मनी से क्या मतलब होता है, इस पर हमने पहले भी बहुत बात की, लेकिन इतना खूबसूरत इन्फोग्राफिक तो हमसे रहा नहीं गया। सेंट्रल बैंक सीधे सीधे गवर्नमेंट डेट और बॉन्ड खरीद लेता है। समझ में आया आपको? मतलब आरबीआई जो आज ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, उसकी बजाय वो भारत सरकार को बोलता है भैया आपका बॉन्ड हम सीधे सीधे खरीदने को तैयार हैं, बदले में उनकी अकाउंट एंट्री हो जाती है कैश की। दिस इज द सेम एज प्रिंटिंग न्यू मनी, और ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है, लेकिन अल्टीमेटली पैसा तो प्रिंट होता ही इलेक्ट्रॉनिकली भी। दूसरा तरीका हो सकता है सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स खरीदे कॉर्पोरेट्स के डायरेक्टली और लेंडर्स के, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स के इत्यादि इत्यादि। समझ में आ गया? तो जो सेलर होता है बॉन्ड का, वो अपने लिक्विड एसेट्स से छुटकारा पा लेता है, और फंड मिलते हैं तो वो तुरंत कहीं और लगा देता है। बात समझ में आई आपको? दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैकेजेस दे रही हैं, क्योंकि उनको पता है किस तरह की दिक्कत है। 1997 तक भारत में प्यारे दोस्तों डेट मोनेटाइजेशन तो नॉर्मल प्रैक्टिस थी। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह और सी रंगराजन ने 97 के बाद उसको बंद कर दिया था। फिर एफआरबीएम नाम का बहुत ही कड़ा कानून भारत में आ गया। अब उस कानून के चलते सभी सरकारें बहुत डरती हैं भारत की स्पेंडिंग लिमिट्स को खर्च करने में, एक्सटेंड करने में वगैरह, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, वी आर इनसाइड वर्ल्ड वॉर 3 राइट नाउ। वी आर इनसाइड अ पैंडेमिक। यहां मैं ऑलमोस्ट, मेरे को ये बोलते बोलते 1 महीना हो गया है। अब एफआरबीएम नाम के कानून को, 15 फाइनेंस कमीशन की वर्तमान की 1 महीने 2 महीने की एडवाइस को, फिस्कल डेफिसिट के ग्लाइड पाथ के टारगेट को आप अभी बहुत अच्छे से एक पैकेट बनाइए और उसको अभी साइड में रख दीजिए 1 साल के लिए। अगर अर्थव्यवस्था ही नहीं बचेगी, आप एफआरबीएम एक्ट का क्या करेंगे? आई एम वेरी श्योर दैट द फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडरस्टैंड दिस, बट व्हाट आई एम नॉट श्योर इज व्हेन आर दे कमिंग आउट विद अ स्टिमुलस पैकेज। बहुत देर हो रही है, एक एक दिन के साथ इकोनॉमी सिंक होती चली जाएगी, बाद में उसको चार्ज कर पाना बहुत मुश्किल होगा, बाद में पैसा बहुत ज्यादा लगने वाला है। इसलिए ये दरअसल लॉकडाउन घोषित हुआ उसके अगले दिन पैकेज आ जाना चाहिए था, लेकिन अब 30 दिनों के बाद भी 14 दिन का नया लॉकडाउन और अभी भी कोई पैकेज की बात ही नहीं हो रही है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। और वो अभी भी 0.5 और फिस्कल डेफिसिट, मानो एकदम ही नॉर्मल वर्ष चल रहा हो, लेकिन वी आर इन द मिडिल ऑफ द मोस्ट एबनॉर्मल ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशंस। बट आई एम वेरी सर्टन द गवर्नमेंट विल डू समथिंग। इंतजार है भैया, इंतजार के सिवा आप और हम कर भी क्या सकते हैं। तो ये है पूरी स्थिति प्यारे दोस्तों। भारत के जीडीपी के 10% तक का स्टिमुलस अब चाहिए। अगर अगले 1 महीने तक स्टिमुलस नहीं आया तो ये आंकड़ा बढ़ के 15% हो जाएगा। और जिन्हें इस पर यकीन नहीं है, आप अभी रुकिए, अभी आप 3-4 महीने रुकिए, उसके बाद जब एक्चुअल क्वार्टरली आंकड़े आना शुरू होंगे, आपको पता है ना, अप्रैल में मारुति की 0 गाड़ियां बिकी हैं। नेचुरली लॉकडाउन था तो कहां से बिकती, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक हिस्टोरिकल बैंड कैसा आया है, ये अनइमेजिनेबल। मारुति 0 गाड़ियां बेचता है। टाटा नैनो का तो एक जमाने में सुना था, वो 1 साल में उसने 1 महीने में 1 गाड़ी बेची थी, वो नहीं बिकती तो कह तो सकता था फैक्ट्री बंद हो गई। एनीवे, थोड़ा हंसी मजाक भी जरूरी है यार, वैसे रतन टाटा है भारत की शान। तो प्यारे दोस्तों, हमारा अगला सवाल नोट करें। What are the major threats the government, what are the major threats the economy of India will gradually face with increasing intensity if a huge fiscal stimulus package is not introduced? साथियों, फिस्कल स्टिमुलस की जरूरत पीटी एजुकेशन को भी है। आगे बढ़िए और फिस्कल स्टिमुलस दे दीजिए pteducation.com/contribute पर। कीप कंट्रीब्यूटिंग टू मिशन पीटी और आपका फिस्कल स्टिमुलस जारी रखिए।
वी नीड ग्लोबल एक्सेस अग्रीमेंट बिफोर अ वैक्सीन इज डेवलप्ड। डॉक्टर सेठ बर्कले, ये गैवी नाम की एक संस्थान के सीईओ हैं जो वैक्सीन अलायंस है बेसिकली, और ये वैक्सीन अलायंस दुनिया भर में टीकों के विकास पे काम करता है, और ये पार्टनर है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का। तो इनको तो भैया सब कुछ पता है वैक्सीन्स के बारे में। बहुत ही शानदार इंटरव्यू है, पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा। कितनों ने अभी तक के सीए बूस्टर की सारी सीरीज अटेंड की है, कंफर्म कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुनिया तक पहुंचाइए। 60 तक हम इस सीरीज को पूरा चलाएंगे, हमारा सीजन 2 कंप्लीट हो जाएगा। पैरेलल में अब तो दूसरा भी हमने बहुत कुछ देना शुरू किया। आज हमने चाइना का डिजिटल करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल करेंसी ऑफ चाइना पर, इलेक्ट्रॉनिक रेनमिनबी पे बहुत प्यारा सेशन अपलोड किया है। अगर नहीं देखा हो तो देखें, लाइक करें, शेयर करें। इनका कहना है सेठ बर्कले का, सेठ जी का, कि वाइल वैक्सीन डेवलपमेंट इटसेल्फ इज टफ एंड टाइम कंज्यूमिंग, व्हाट आफ्टर दैट। नॉर्मली इनका कहना है कि 8-10 साल के पहले वैक्सीन आती नहीं है। अब आजकल अगर किसी को बोल दो तो वो तो व्हाट्सएप से पूरे सब, आजकल बिल्कुल व्हाट्सएप का विटामिन वैक्सीन का सबको इतना मिल गया, व्हाट्सएप का वैक्सीन इतना मिल गया, पागल है क्या, 8-10 साल लगते हैं क्या, आ रहा है 7 दिन में वैक्सीन, आया था आज व्हाट्सएप पे, खत्म हो गई बात। मतलब किसी दिन व्हाट्सएप से वैक्सीन निकल के सीधे भट्ट से घुसेगा हाथ में। एनीवे, हंसी मजाक बहुत हो गया। तो नॉर्मली 8 से 10 साल लगते हैं। सेठ जी बोल रहे हैं, अब मेरा मतलब सेठ बर्कले बोल रहे हैं कि भैया हम तो बहुत तेज कर रहे हैं, दुनिया में 1.5 से 2 साल में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा इश्यू ये होगा कि यूज कैसे होगा। तो वो सारी चीजों पे बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग इज वी हैव टू क्रिएट ग्लोबल एक्सेस एग्रीमेंट्स राइट नाउ सो दैट द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू नीड इट शुड गेट इट इन टाइम। तो ये इंटरव्यू बहुत शानदार है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हमारा अगला सवाल, एक्सप्लेन द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ अ वैक्सीन डेवलपमेंट साइकिल। आज से 4 महीने पहले कभी सोचा था आपने कि हम वैक्सीन्स पे बात कर रहे होंगे? मतलब जितनी वैक्सीन, पैथोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, वायरोलॉजी आपने और हमने पढ़ ली 4 महीने में, उतना तो वायरोलॉजिस्ट नहीं पढ़ता होगा 4 साल में। जमाना खराब है भाई साहब, जमाना बहुत खराब है। लेकिन जमाना अच्छा भी है, बहुत शानदार नया पार्लियामेंट बनने वाला है 20,000 करोड़ में। उधर 2 प्लेन भी आ गए हैं 9,000 करोड़ के। प्यारे दोस्तों, कौन कहता है भारत पिछड़ा हुआ देश है, इकोनॉमी की हालत खराब है? देखिए ना आप, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। सेंट्रल विस्टा कमेटी ने फाइनली नो ऑब्जेक्शन दे दिया है। उसकी मजाल जो ना दे। प्यारे दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत नया सेंट्रल विस्टा नए पार्लियामेंट का प्रोजेक्ट आ रहा है। सरकार पूरी ताकत से पुश कर रही है, और इस सेंट्रल विस्टा कमेटी में बहुत सारे आर्किटेक्ट्स एज एनजीओज भी शामिल थे। इस ऑनलाइन मीटिंग में उनमें से कोई भी अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन उसके बावजूद मीटिंग हुई, सारे क्लियरेंसेस दे दिए गए हैं। अहमदाबाद के एक आर्किटेक्ट साहब हैं जो पूरा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, और सरकार चाहती है कि अति भव्य प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का फटाफट फटाफट कंप्लीट किया जाए। तो बहुत अच्छी बात है, भारत को पूरी पूरी नई पार्लियामेंट मिलने वाली है, और अगले कुछ सालों में ये रेडी भी हो जाएगी। फिलहाल आज भारत की प्रायोरिटीज थोड़ी अलग होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, इतना बड़ा देश है, बड़े बड़े देश में छोटे छोटे काम होते रहते हैं। हमारा अगला सवाल नोट करें प्यारे दोस्तों, कमेंट ऑन द नीड एंड नेसेसिटी फॉर अ न्यू पार्लियामेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडियन इक्विटीज रैली इन सिंक विद ग्लोबल मार्केट्स। अब मार्केट्स का हालत तो ये हो गई है कि अगर जरा सी पॉजिटिव खबर कहीं से आ जाए तो बल्ले 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 सब नाचने लगते हैं। अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, पहले फिजिकल होते थे। फिजिकल में तो अगर रिंग होती तो अभी तो उसमें कूद कूद के छत ही तोड़ देते। तो इतनी खराब हालत हो गई है सेंटीमेंट की कि वो रेमडेसिविर थोड़ा काम करेगा। डॉक्टर एंटनी फॉची आए और बोले, हालांकि वो भी, उन्होंने भी मोरल बूस्ट करने के लिए बोला है। एक्चुअली अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि रेमडेसिविर दे दो तो आदमी बल्ले बल्ले करते हॉस्पिटल से बाहर, ऐसा नहीं है। प्लीज रिमेंबर दैट। वो भी एक लास्ट स्टेज पर ट्रायल पे है, एज इन जो पेशेंट लास्ट स्टेज पर है उनको दो, थोड़ा उसका थेरेपेटिक असर आएगा। बट मार्केट्स के हाल ये हैं कि थोड़ी अच्छी खबर आई एंड मार्केट इमेजिन्स दैट टुमारो मॉर्निंग वी आर गोइंग टू हैव अ मेडिसिन। सो दिस इज द पेंट अप एनर्जी विच इज गुड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अल्टीमेटली अ लॉट ऑफ देम आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डीमोरलाइज्ड बिकॉज लॉट ऑफ दीज सो कॉल्ड ट्रीटमेंट आर नॉट गोइंग टू कम ट्रू। तो ये देखेंगे दोस्तों साथ ही आने वाले समय में। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट इज द लाइकली डायरेक्शन फॉर द स्टॉक मार्केट्स गोइंग टू बी ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर? प्राइम मिनिस्टर और बाकी के टॉप मिनिस्टर्स पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पर अब फोकस देने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए, और उसका तरीका एक ही है, इन्वेस्टर्स को हैंड होल्डिंग दी जाए, इन्वेस्टर्स को वो रिफॉर्म्स दिए जाएं अलग अलग सेक्टर्स में जिससे वो पैसा लगाने को तैयार हों। एंड द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज ड्राइविंग इट, सो देयर मस्ट बी सम गुड रिजल्ट्स कमिंग।
बेसिकली ज्यादा से ज्यादा कैपिटल हम लाएं और अर्थव्यवस्था को गति दें, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड और हमारा इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंजन फिलहाल बंद पड़े हुए हैं। तो अगर अभी से कोशिश शुरू करेंगे तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में शायद कुछ बड़े प्रोजेक्ट सामने आएंगे, नहीं तो फिर वहां से 4 महीने लगेंगे। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पर्सनली गेटिंग इन्वॉल्व इनटू द अट्रैक्टिंग ऑफ मोर एंड मोर एफडीआई इनटू इंडिया। समझ में आया प्यारे साथियों आपको? हमारा अगला सवाल नोट करें। What are the measures the Prime Minister is recommending to attract more investments in India? प्यारे साथियों, तपस्या की हमारी सीरीज बहुत बढ़िया चल रही है। अब नेक्स्ट वीक से यानी मंडे से एक बिल्कुल ही नए फ्लेवर में तपस्या का प्रेजेंटेशन आप तक आने वाला है। आप ही लोगों के सजेशंस के आधार पर उसमें हमने एक बहुत ही प्यारा पॉजिटिव चेंज किया है। मंडे से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आपका साथ बना रहे, प्यार बना रहे। तो फाइनली स्टेट्स हैव प्रिपेयर्ड फॉर द माइग्रेंट्स एज रिटर्न। जो काम लॉकडाउन से पहले 7 दिन में होना चाहिए था वो लॉकडाउन के 35-40 दिन के बाद किया जा रहा है। बट ठीक है, क्योंकि अब माइग्रेंट्स के पास पैसे भी खत्म हो गए और हालात भयंकर दयनीय है। कुछ वीडियोस जो सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रहे हैं कि जिसमें माइग्रेंट की भीड़ दरवाजे पे टूट पड़ रही है, एक एक केला उनको सामने से कोई दे रहा है, मानो दूसरी तरफ बंदरों को पाल रखा है, जानवरों को पाल रखा है। मुझे बोलना नहीं चाहिए बट हालात बिल्कुल वैसे हैं। सो प्लानिंग में तो गलती हुई है ना, रिसोर्स मोबिलाइजेशन में तो गलती हुई है। अगर आपको मैंने अभी जो शब्द यूज किए उससे तकलीफ हुई है, मुझे उससे 10 गुना ज्यादा तकलीफ हुई है वो वीडियो देख के। इट इज एक्सट्रीमली सैड टू सी द वे दे वर बीइंग फेड बनानास एंड ऑल ऑफ देम वर जंपिंग एट इट अक्रॉस दैट ग्रिल। तो ये तो पहले तैयारी होनी चाहिए थी ना, ये तैयारी हमने नहीं की और हमने लॉकडाउन में अचानक से जो जहां है उसको फ्रीज करा दिया। लॉकडाउन जरूरी है, हम सब सरकार के साथ हैं। उसके 7 दिन पहले माइग्रेंट्स को पूरे सम्मान के साथ अपने अपने घरों तक जाने की प्रबंध करके देना चाहिए था। वहां हम चूक कर गए। अब देर आए दुरुस्त आए भैया, जब जागो तब सवेरा, यही होता है ना दुनिया में। तो अब सवेरा आ चुका है। सभी स्टेट्स का इतना दबाव बना है कि अल्टीमेटली स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, स्पेशल बसेस चलाई जाएंगी, सैनिटाइज करके जाएंगी। उनको खाने और पीने की व्यवस्था करवाना स्टेट्स की जिम्मेदारी होगी। दरअसल इस लड़ाई में सबसे ज्यादा रिसोर्सेस और सबसे ज्यादा मेहनत तो स्टेट्स की ही हो रही है, हेल्थ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स की। उन्हें रिसोर्सेज दे केंद्र सरकार, उनका पेंडिंग जीएसटी सारा क्लियर करे, उनको एडिशनल पैसा लेने की अनुमति दे, एफआरबीएम के लॉस को। एक तो एफआरबीएम का तो मैंने बोला ना, उसका पैकेट बनाओ और साइड में भी रख दो, क्योंकि अगर अभी हमने वो सब, आई मीन इफ वी स्टार्ट बॉदरिंग अबाउट द एफआरबीएम, as I said, we will have no economy left to bother about later on, and I am sure those in power they know what I am trying to say. आप भी समझ ही रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आने वाले 10 दिन हमारे लिए बड़े क्रूशल होंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में सरकारें पूरी एहतियात बरत रही है। इस पूरी एक्सरसाइज में सरकारों की कोशिश है कि मिनिमम किसी भी तरह से इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो। आपने कोटा की कहानी हाल ही में देख ली, 10 हजारों बच्चे, वहां तो लाखों पढ़ते थे, कई तो चले गए लॉकडाउन के पहले ही, और जो बच गए थे उनको कोटा के इंस्टीट्यूट ने बहुत दिनों तक तो संभाला, लेकिन फिर समझ में आ गया कि वो भी कब तक संभालेंगे। तो फिर बसेस से, सैकड़ों बसेस से लेकर गए, उनमें से कई पंजाब में पॉजिटिव भी निकले। बच्चे हैं, बहुत जल्दी रिकवर होकर बाहर आएंगे। मैंने हमेशा कहा है 10 इन्फेक्टेड लोगों में से 9 लोग घर जाते हैं, 9 विल रिकवर एंड गो होम सेफली। ये बात खुद को दिन में 10 बार बोलना, क्योंकि लड़ाई लंबी चलने वाली है कोरोना की। तो हम सबको पॉजिटिव रहना है, कोई भी धोखे में ना रहे कि जून में बल्ले बल्ले हो जाए। कुछ भी नहीं होना है ऐसा। ये अभी अगले 1 साल तक संघर्ष जारी है, धीरे धीरे सब ओपन हो जाएगा, लेकिन दुनिया अब पहले जैसी नहीं होगी, सब कुछ बदलेगा, क्योंकि हम सबको अपने अपने जीवन की पड़ी है ना। और वैक्सीन और ड्रग में समय लगता है, आपको ये समझ में आया? तो अब राज्यों के लिए चुनौती बहुत बड़ी है एंड दे विल नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारा अगला सवाल नोट करें प्यारे दोस्तों। कमेंट ऑन द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द लेबर फोर्स इन इंडिया। भारत में जो श्रम बल का एक पूरा ढांचा है, बेसिकली आपको 35-65 या 65-35-15-85 वाला फॉर्मूला बताना है। याद है वो फॉर्मूला? बताओ। तो अंततः भैया वो बातें खुल के सामने आ ही रही हैं, सभी इंस्टीट्यूशंस बोल रहे हैं। पहले यही लोग बोल रहे थे कि भारत इस साल 1% से, 0.5% से, 2% से ग्रो करेगा। लॉकडाउन के बाद पॉजिटिव ग्रोथ कैसे हो सकती है, ये सवाल मैंने लॉकडाउन के पहले दिन उठाया था, याद है ना आपको? और आपको बोला था कि दिन का 1 लाख करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच में कोई फिगर है। फाइनली समय के साथ साथ सारे इंस्टीट्यूशन सब बोल रहे हैं कि लॉस विल बी 4% ऑफ जीडीपी। आप इसका मतलब समझ रहे हो कि जीडीपी इतने से कॉन्ट्रैक्ट होगा। एसएनपी तो अभी भी बोल रहा पॉजिटिव में जाएगा, भगवान करे एसएनपी सही हो, होने वाला नहीं है वो, क्योंकि इतने लंबे लॉकडाउन के बाद कैसे होगा। फिर भी आपको एस्टिमेट्स पता होने चाहिए। सो इट इज प्रीटी क्लियर दैट अ श्रिंकेज विल हैपन, एंड सो इट इज द बाउंडन ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पुश द होल इकोनॉमी फॉरवर्ड, एंड आई एम वेरी श्योर द गवर्नमेंट विल डू इट। मुझे पूरा पूरा यकीन है सरकार करेगी।
डेट बर्डन इसमें काफ़ी बढ़ने वाला है। नेचुरली आप या तो सीधे सीधे मोनेटाइजेशन करवाएंगे आरबीआई से, या बाजार से डेट लेंगे, बाजार में इतना पैसा अभी होगा नहीं। और जहां तक इंडस्ट्रीज का सवाल है दोस्तों, अब 14 दिन क्योंकि लॉकडाउन और बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी अभी कम हो गई है। और ये तो अब सब लॉकडाउन खुलेगा, लोग काम पर वापस आएंगे, उसके बाद क्लैरिटी आएगी। हमारा अगला सवाल नोट करें जो वॉलंटियर्स कंपाइल कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बाकी के लोग कमेंटेड पढ़ें, साइट पर जाएं, हमारी साइट पर सब कुछ आपके लिए अप टू डेट है, उसको अच्छे से यूज करें। डेली डाइजेस्ट अगर आपको चाहिए तो डेली डाइजेस्ट का फॉर्म कृपया बिल्कुल भर दीजिए, तो 24 से 48 घंटे में डेली डाइजेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपने डेली डाइजेस्ट में प्यारे साथियों अपना ईमेल ढंग से नहीं दिया, फिर तो हमारी टीम भी लाचार है, मजबूर है, कुछ नहीं कर पाएगी। तो मेक श्योर कि आप अपना ईमेल आईडी वगैरह एकदम सब बराबर से भरें। ये डेली डाइजेस्ट का फॉर्म आपके सामने है, देख लिया ना दोस्तों। और ये करंट अफेयर्स की साइट है, सब कुछ कंटिन्यूसली अपडेट कर रही है हमारी टीम, वर्किंग फ्रॉम होम आप ही के लिए, तो कृपया इसको यूज करें। प्यारे साथियों, अब एक स्टेप आगे चलते हैं। प्रॉमिस रिफॉर्म्स एंड यू विल गेट 90,000 करोड़। तो भैया एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज हो गई है जो हमने बात की थी आपसे उदय स्कीम की, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। भारत में बिजली जो है वो स्टेट लेवल पर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बांटते हैं। आप जानते ही हैं जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक के खेल में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का बहुत बड़ा रोल होता है। हमको जो बिजली घर में आती है डिस्कॉम देती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ये सब के सब प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हो गई थी। बहुत सारे कारण है, मुफ्त में बिजली बांटना, कम रेट वसूल करना, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए उदय वन लाई थी भारत सरकार। बेहद दुख की बात है 5 साल में उदय वन वो नहीं कर पाई जो भारत सरकार चाहती थी। उदय 2 आ गया है, लेकिन उदय 2 के साथ ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ, उदय 2 के लिए डिस्कॉम्स को बोल दिया गया कि भैया अपनी आदतें सुधार लो तो 90,000 करोड़ मिलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। न्यूज बहुत अच्छी है, पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में काम आएगी। अगला सवाल नोट करें, एक्सप्लेन व्हाई द उदय वन स्कीम वाज नॉट सक्सेसफुल एंड व्हाट द गवर्नमेंट में ट्राई टू अचीव वाया उदय 2, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। अब अच्छी खबर यह है प्यारे दोस्तों, बुरी खबर में से अच्छी ढूंढ लें हम तो जो हमारे स्टेट रिफाइनर से प्यारे दोस्तों, हमारे भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां आईओसी, बीपीसीएल, एमआरपीएल रिफाइनरीज चलाती बड़ी बड़ी, इनके पास जो कच्चा तेल बच गया था वो सब स्ट्रेटेजिक रिजर्व भरने के काम आ रहा है कि अभी इंपोर्ट क्यों करें, अभी तो अपने पास जो बच गया प्रोसेसिंग नहीं, क्योंकि डिमांड ही नष्ट हो गई है, तो उसी से रिजर्व भर दो। आपको पता ही है भारत में विशाखापट्टनम में स्ट्रेटेजिक स्टोरेज है, मंगलुरु में है, पाडुर में है। 2019-20 का भारत का कच्चे तेल का डेटा देखिए दोस्तों, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 2020-21 के आंकड़े इतने भिन्न होने वाले हैं कि अगले मार्च में यकीन नहीं आएगा उन आंकड़ों को देखकर। ऑब्वियसली क्योंकि हम लॉकडाउन में काफी लंबे समय रहे होंगे। 227 मिलियन टन हमने इंपोर्ट किया, जो हमारी टोटल नीड का 85% था। तो घरेलू हम ज्यादा बना नहीं पाए, 102 अरब डॉलर खर्च कर दिए और उसमें 10 बिलियन डॉलर बच गए, क्योंकि साल में कीमतें गिरती चली गई थी। समझ में आया आपको? अब डिमांड ही नष्ट हो गई, डिमांड रेज भी होगी तो इतनी नहीं, और गुड न्यूज है कि कच्चा तेल $30 से भी कम पे चल रहा है, तो भारत को फायदा ही फायदा हो रहा है। बट देन जैसा मैंने कहा, ऐसा फायदा किस काम का जिसमें एक्टिविटी खत्म हो गई और फायदा दिख रहा है। तो नेचुरली वी वांट मोर कंजम्पशन, और कीमतें कमी रहेंगी, इतना जल्दी कीमतें बढ़ेंगी नहीं। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स फॉर एनी कंट्री, व्हाई डू वी नीड टू मेंटेन देम। प्यारे साथियों, ये 10 कोविड ट्रूथ हमने आपको बता दिए। याद रखिएगा, आज से कई महीनों बाद आप जब लौट लौट के इन 10 ट्रूथ को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि ये कितनी एक गंभीर बात कही गई थी और कितनी स्पष्टता के साथ सच्चाई आपको बताई गई थी। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर चैनल हैं, ऐसे सो कॉल्ड बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो कह रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, मास्क लगाओगे तो इन्फेक्ट हो जाओगे। सबकी अपनी अपनी सोच है, मैं उन पर क्या कमेंट करूं, मैं कौन होता हूं कमेंट करने वाला। मैं आपको यह बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से, मेरी रिसर्च से ये 10 बातें सच हैं। इट इज अप टू यू, मानना है तो मानिए, ना मानना हो तो ना मानिए, बट विद टाइम यू आर एक्चुअली रियलाइजिंग हाउ थिंग्स आर, यस और नो। तो प्यारे दोस्तों, इन 10 चीजों को और आगे स्प्रेड करें, और जो मानना चाहता है वो माने, जो ना मानना चाहता है कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरी ताकत से अपना डेट कम करने में लगी हुई है। उसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फेसबुक से 44,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लिया, राइट्स इशू 53,000 करोड़ का अनाउंस कर दिया है। ब्रिटिश पेट्रोलियम का इन्वेस्टमेंट पहले आ ही चुका था, और इनकी पूरी कोशिश, अभी लेटेस्ट खबर यह है मुकेश जी की, कि दिसंबर 2020 तक मैं रिलायंस को डेट फ्री कर दूं।
और ये बेसिकली वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतने अनसर्टन एनवायरनमेंट में जहां ऑयल इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है, अगर बहुत बड़ा डेट लेके कंपनी चल रही है तो जनरल प्राइस रियलाइजेशन ऑफ द स्टॉक वुड बी वेरी लो। तो उनकी कोशिश है कि हम डेट फ्री ही हो जाएं। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, इतनी बड़ी कंपनी है, इन्होंने हाल ही में, आपको पता है ना, आरबीआई ने एनपीसीआई का कॉम्प्यूटर बनाने का तय किया फॉर सिस्टम इंटेग्रिटी, कि भाई एक ही एनपीसीआई कर रहा है, बहुत डेंजरस है, कुछ हो गया किसी दिन तो मारे जाएंगे। तो उसका पैरेलल प्राइवेट सेक्टर, तो रिलायंस ने बोला हम चलाना चाहते हैं। मुकेश अंबानी जी के छोटे भाई अनिल अंबानी साहब ने कई सालों पहले फुल फ्लेजेड शेड्यूल कमर्शियल बैंक की एप्लीकेशन आरबीआई में दी थी। सारी एप्लीकेशंस खारिज कर दी थी आरबीआई ने कि कॉर्पोरेट्स को गलती से भी हम बैंकिंग लाइसेंस नहीं देंगे। कितना विजनरी डिसीजन था वो उस समय का, आज लौट के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या खेल हुआ होता नहीं तो अब ये जो होने जा रहा है कि एनपीसीआई के कॉम्पिटिटर के रूप में किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में जाना, अभी भी आरबीआई के पास समय है, ऐसा बिल्कुल ना होने दे। इट हैज टू बी अ कंसोर्टियम ऑफ 20-30 कंपनीज, एक या दो कंपनियां डोमिनेट नहीं करें, वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा। हमारा अगला सवाल, कॉमेंट एंड एनालाइज द स्ट्रेटजी ऑफ मिस्टर मुकेश अंबानी टू लीवरेज हिज कंपनी। प्यारे दोस्तों, एनआईपी पर इतनी बात हमने पहले की थी, तो वो फिर से भारत सरकार ने जिंदा कर दिया। वेरी इंटरेस्टिंग। भारत सरकार इन्वेस्टमेंट इंजन चलाते रहना चाहती है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 5 साल की है, 111 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। देखते हैं सरकार इसके लिए फंडिंग किस प्रकार से जुटाएगी। हमारा अगला सवाल, व्हाई वाज द एनआईपी इंट्रोड्यूस्ड। प्यारे दोस्तों, प्रिवेंशन मेजर्स एक प्रिविलेज है, ये बात आप और हम बहुत पहले से समझते हैं कि भारत में जिस प्रकार की गरीबी है, भारत में जिस प्रकार का एक वंचित तबका है, स्लम्स में जो रह रहे हैं, वहाँ पे टॉयलेट्स ही सारे शेयर हो रहे हैं, तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना, फ्लोइंग वाटर ही नहीं है तो हैंड वॉशिंग करना, ये पॉसिबल ही नहीं है बहुत बड़ी आबादी के लिए। और इसीलिए दोस्तों, आने वाले समय में, आने वाले 6 से 12 महीनों में सरकारों की जिम्मेदारी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सच्चे अर्थों में अब स्वच्छ भारत हमें चाहिए, हर किसी के पास अपना टॉयलेट हो, ये हमें अब इंश्योर कराना ही होगा। इंडिया इज स्टेयरिंग एट अ सोवरेन रेटिंग कट, ये कहना है नोमुरा का। एसएनपी, फिच, मूडीज ये भारत की रेटिंग कट कर सकते हैं क्योंकि इकोनॉमी का बहुत तेजी से एक डाउनफॉल आना इनको ऐसा दिख रहा है। तो क्या बाकी दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? इन रेटिंग एजेंसीज से मैं यह पूछना चाहूंगा। प्यारे दोस्तों, फिस्कल भारत का बहुत खराब चल रहा है और इसलिए हम रेटिंग खराब करेंगे, मतलब रेटिंग को डाउनग्रेड करेंगे, ये इनका काम है। मेरा ऐसा मानना है कि भारत सरकार को काफी आक्रामकता के साथ स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, मूडीज, इनको ये बोल देना चाहिए कि भाई साहब 3 साल बाद आपसे मुलाकात करेंगे, 2 साल बाद मुलाकात करेंगे, बोरिया बिस्तर बांध दो और फूट लो यहाँ से। क्योंकि अगर सरकार इन चीज़ों के बारे में सोचेगी, वो करोड़ों करोड़ों लोग भूख से मर जाएंगे कुछ महीनों में, अगर उनको स्टिमुलस नहीं मिला, कैश नहीं मिला, जनधन अकाउंट में पैसा नहीं गया, 500 रुपये नहीं 5000 रुपये तक देने पड़ेंगे, तभी जाके बात बनेगी। वो ट्रैक्शन ही नहीं आएगा परचेजिंग में अदरवाइज। तो सरकार को आई सिंसियरली हो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अब मूडी, फिच और एसएनपी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगी और देश के बारे में ज़्यादा सोचेगी। आई रियली होप सो। मेरा अगला सवाल, और रेटिंग एजेंसी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, वो तो बेचारा अपना धर्म निभा रहे हैं, उनका काम है रेटिंग देना। मेरा अगला सवाल, वाई आर द रेटिंग एजेंसीज लुकिंग एट अ पॉसिबल डाउन रेटिंग फॉर इंडिया। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता है ना, भारत ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया जो कि बहुत गलत डिसीजन था। डिसीजन भी बेसिकली गलत था, उसके बहुत से कारण थे और टाइमिंग इससे भयानक नहीं हो सकती थी। हमने बहुत सारे पीएसबीज को मर्ज कर दिया है। उस वक्त डिसीजन इसलिए गलत था क्योंकि ये पीएसबीज उस वक्त मर्ज किए जा रहे थे जब अर्थव्यवस्था ऑलरेडी 7 क्वार्टर ऑफ स्लो डाउन में थी। मर्जिंग का मतलब होता है 2 साल तक आपका काम प्रैक्टिकली ठप हो जाना। ह्यूमन रिसोर्स मर्जिंग करना और टेक्नोलॉजी मर्जिंग करना पसीने निकल जाते हैं, और इसमें तो लाखों एम्प्लॉयज हैं। कल्चरल मर्जिंग कोई आसान काम है क्या? टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स को मर्ज करना आपको लगता है आसान है? तो क्रेडिट क्रिएशन होना ही नहीं था, और ऊपर से आ गया कोविड, मतलब इससे भयानक कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता था। प्यारे दोस्तों, 1 महीना हो चुका है बैंक मर्ज हुए, कहानी वही है। अगर बैंक अधिकारियों के इंटरव्यू आप इसमें पढ़ेंगे, उनका कहना है बस कागज पे है, हम तो जैसा पहले थे वैसे हैं। क्योंकि अभी जब हम आमने सामने बैठ ही नहीं सकते, कल्चरल इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या? अब तो सब ओपन होगा, नॉर्मल होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा। कहीं ना कहीं ये डिसीजन वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन में काउंट 100% होगा, ऐसा मेरा मानना है। सरकार नेचुरली कहती है इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन। हमारा अगला सवाल, comment on the rightness, or rather let me put it this way, comment on the feasibility of the mega PSB merger process initiated in India। साथियों, 500 पेज का ये बहुत शानदार हमारा कंपाइलेशन है, हमारे बुक स्टोर से आप ले सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स को लग रही है चोट, बहुत खूबसूरत एडिटोरियल्स,
ये सब आपके लिए डेली डाइजेस्ट में कंपाइल्ड होते हैं, उसमें लिंक रहती है। इन्हें आप पढ़िए, समझिए, हमारे आईएएस कोर्सेज के साथ जुड़े, हमें बहुत खुशी होगी। अब हम कल आपसे भेंट करेंगे, यानी कि शनिवार को, विथ सीए बूस्टर 37। हमारे यूट्यूब चैनल्स को आपका प्यार और समर्थन लगातार मिलता रहे। नमस्ते, जय हिंद।